नमस्कार, स्वागत आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और इस वक्त एक खास चर्चा में हम इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। खास चर्चा में हमारे साथ वो शख्स हैं जो बिहार की राजनीति में इस वक्त हॉट केक बने हुए हैं। हॉट केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको कोई भी गठबंधन नहीं चाहता कि वो हमारे पाले से छिटक कर दूसरे में जाएं। वर्तमान में वो महागठबंधन में है। महागठबंधन में इस वक्त उनकी मौजूदगी ये बताती है कि एक तबका है जो महागठबंधन के साथ खुद को जोड़ा हुआ महसूस करता है। हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी की। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब चुनाव नज़दीक है तो जाहिर तौर पर इस वक्त दल बदलने का, पाला बदलने का, गठबंधन बदलने का सिलसिला बहुत चलता है। आपको लेकर बिहार के लोगों को क्या लगना चाहिए? क्या कंफर्म हो सकता है महागठबंधन में या एनडीए में, या महागठबंधन जहां भी हैं वो बने रहना है यहाँ? देखिए, पिछले तकरीबन 3 साल से 2022 से लेकर अब तक लगातार मैं भाजपा से लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं महागठबंधन का मजबूत साथी हूँ आज की तारीख में। और भाजपा की तरफ से इस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ सकते हैं। निश्चित तौर पे सरकार बनाने का गारंटी मैं हूँ। 2020 में भी अगर आप देखिएगा तो मैं महागठबंधन से निकल के एनडीए में मैं गया और जिसके कारण सरकार बना। सरकार के पास सिर्फ 125 का बहुमत आया, वो भी वीआईपी के 4 सीट लेकर। अगर 4 का विधायक अगर निकाल दीजिए तो 121 होता, सरकार भी नहीं बनता। और हमारे आने से कम 40 से 50 सीट एनडीए उस समय चुनाव जीते थे। तो मेरा मतलब वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का मतलब होता है सरकार कन्फर्म बनाना। एक गलती हमने किया 2020 में, मैं मानता हूँ कि गलती ही है। राजनीति का जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान उस समय में नहीं था। उस समय में हम विचार से बंधे हुए नहीं थे और जिसके कारण मतलब हमने एक्शन जल्दबाजी में ले लिया। मोरिया होटल में जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। तो खैर जो लिया वो गलत नहीं लिया, वो सही लिया था। और जिसके कारण सरकार एनडीए का बना, हमारे पास 4 विधायक बना। उसके बाद उन्होंने हमें पार्टी को ख़त्म करने का निर्णय लेकर हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया। और उसके बाद लगातार 2022 अब मार्च के बाद लगातार मैं बिहार में, यूपी, झारखंड जहां हमारे लोग हैं, अपने लोगों के लिए दिन रात एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी जी 2024 में भी ऑप्शन था कि हमको एनडीए से गठबंधन करना है, लेकिन हमने नहीं किया। और हम तेजस्वी जी के साथ रह कर महागठबंधन इंडिया अलायंस में रहकर बिहार में मजबूती से हम लोगों ने काम किया। और 40 जो पिछली बार 39 सीट जीते थे, इस बार उनको 30 में सिमट जाना पड़ा। और जो उसके लिए उनको बहुत प्रेशर में वो आके काम किए। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी खुद बिहार में रात्रि विश्राम तक किए। और ये हम लोग का ताकत था। थोड़ा सा हम लोगों से गलती था कि सीट एडजस्टमेंट करने में, कैंडिडेट को चयन करने में हम लोगों ने लेट किया। अगर वो थोड़ा समय से कर लेता तो तकरीबन हम लोगों का रिजल्ट है ना 50% से अधिक होता। हाँ, तो अभी हम लोग सरकार बनाने के लिए मजबूती से खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ढलान पे है। 303 सांसद से अभी 240 पे आ गया। और इस बार अभी जो हो रहा है कि आप देखिएगा तो मोदी जी को भी बताया जा रहा है कि भाई आप रिटायरमेंट लीजिए, क्योंकि 75 का रेखा आप ही बनाए थे और अब भी आप रिटायरमेंट लीजिए। तो खैर मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं। अब मुझे लगता है कि ये पार कर लेंगे और ये पार कर लेंगे 29 तक। उसके बाद देश में सरकार बदलने वाला मेरी लड़ाई जो है आरक्षण से है। लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है, जैसे आपने खुद कहा ना, कि आपके 4 विधायक जीत कर आए थे। आपने खुद कहा कि सीट के एडजस्टमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई होगी या कैंडिडेट सिलेक्शन में। एक धारणा या कहे कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, या कहते हैं आपके विरोधी कि मुकेश सहनी भले ही ठीक है वो होते हैं तो उनके साथ उनका तबका, उनका वोट बैंक हो सकता है, लेकिन वो खुद चुनाव यानी अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते। वो गठबंधन में होते हैं, गठबंधन को ताकत दे सकते हैं। सही है। पूरे राज्य में हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम स्वयं अकेले पूरे बिहार में लड़के सब जगह चुनाव जीत लेंगे, ये सच्चाई है। मेरे पास जो अति पिछड़ा का 37% वोट है, उनमें मैं काम कर रहा हूँ। खास करके निषाद समाज के जो 11% वोट है उसके लिए 100% हम लोग काम कर रहे हैं। उसका पोलिंग कैपेसिटी 60% का मतलब होगा 6-7%। और हम कितना भी जोड़ लेते हैं तो 13-14% तक वोट आएगा। सरकार बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए 42% वोट चाहिए। तो हम किसी के सहयोगी होकर उनके नैया पार कर सकते हैं। स्वयं ये निश्चित तौर पे है कि हम अपनी अकेले दम पर हम
अभी तो सरकार नहीं बना सकता, ये ताकत तो मोदी जी में भी नहीं है, ये ताकत नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उनमें भी नहीं है। तो ये झूठा दावा करना उचित नहीं होगा। ये बात सही है कि हम अकेले, लेकिन हाँ, हम जिनके साथ होते हैं उनकी जीत की गारंटी होता है। और पिछले बार लोकसभा में भी देखिए, पिछले लोकसभा में 1 करोड़ वोट का फासला था, इस लोकसभा में हम ये फासला 60 लाख 40 लाख पे ला दिए। तो अब मोदी जी का चेहरा था, हमारे तरफ से इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जी का चेहरा था, हम उस पर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन स्टेट में जो होगा वो हमारे और तेजस्वी जी के नाम पे चुनाव होगा, और एक तरफ वही नीतीश कुमार जी होंगे जो तबीयत अस्वस्थ है। तो इस बार बिहार के जनता हम लोगों के साथ हो खड़ा होंगे। बिहार की जनता को पता है कि नीतीश जी अभी शारीरिक या मानसिक रूप से सेटल नहीं है, तबीयत अस्वस्थ है। फैसले तो ताबड़तोड़ ले रहे हैं। अब देखिए और भी बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं फैसला, हाँ, लेकिन ठीक है, फैसला ले रहे हैं। आप देखिए, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, या आपको लग रहा है कि स्वस्थ नहीं है, तो नीतीश कुमार वो सारे मुद्दे आपके हाथ से छीन रहे हैं जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये जनता को भी सोचने दीजिएगा, बिहार के जनता को भी पता है नीतीश जी कुछ देर के लिए डिस्टर्ब होते हैं, कुछ देर सही भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, जो हम लोगों को जानकारी है। और मैं तो ऊपर वाला से मनाऊंगा कि वो स्वस्थ रहे, ठीक है। लेकिन ऐसे घूम फिर के आते हैं और कुछ ऐसे मंच पे से या ऐसे जगह से कुछ ऐसे बातें करते हैं जिससे हम लोगों का आशंका बढ़ जा रहा है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ रहे। हम लेकिन पिछले जो उनके फैसले लिए गए हैं, आप लोगों को नहीं लगता महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है? कोई चुनौती नहीं। जो घोषणाएं आप करते हैं कि हम सरकार बनने के बाद ये करेंगे, नीतीश कुमार वो कर दे रहे हैं अभी। तो ये हमारी जीत है ना। देखिए, हम विपक्ष का काम क्या है? मुद्दे तो जा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष का काम क्या है? सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि विपक्ष जो है हमारी तीसरी आंख है, जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमें दिखाते हैं। तो हम सरकार के तीसरी आंख है। हम जो नीतीश जी नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं सोच पा रहे हैं, पिछले 20 साल से वो सरकार में थे और वृद्ध पेंशन जो है वो 400 से कभी बढ़ाए नहीं, और हम लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, दूसरे राज्य में अधिक है, बिहार में इतना कम क्यों है। और इसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र में डाला कि हम लोग 1500 रुपया देंगे हमारी सरकार आने के बाद। तो इनको लगा कि भाई काम तो किए नहीं है, इनको लगा कि एक वर्ग जो है हमसे चले जाएंगे, तो इन्होंने 1100 रुपया किए आनंद फानंद में। मेरा अभी भी वही है कि हमारी सरकार आएगा तो हम 1500 रुपया करेंगे। ये अभी कुछ पैसा बढ़ाएं, इसलिए बढ़ाएं क्योंकि इन्होंने सरकार में काम किए नहीं है। अगर काम किए होते तो इनको लाभ देकर सरकार में आने की जरूरी नहीं था। अगर 20 साल पहले नहीं दिए, 10 साल पहले नहीं दिए, 5 साल पहले नहीं दिए, तो अभी आपको देने की जरूरी नहीं है। लेकिन इनको पता है तो आप लाभ का वादा कर रहे हैं, तो नहीं, हम तो सही कर रहे हैं कि हमें एहसास हो रहा है कि भाई ये नहीं किए हैं 20 साल से, ये होना चाहिए। नहीं, ये तो लेकिन होड़ चल ही रही है ना कि भाई कौन कितना ज्यादा दे सकता है। नहीं, तो ये पहले देना चाहिए था। हमारे बोलने के बाद दे रहे तो मतलब ये भाई हमारी लड़ाई है, हमारी जीत है, और हम कह रहे हैं यहीं पे नहीं रुकेंगे। हम 1100 के बाद 400 रुपया और बढ़ाएंगे, जैसे सरकार होगा हम 1500 रुपया करेंगे। नीतीश जी तो 1100 करके हो गया, ठीक है, 2 महीने के लिए पहले मिल गया जनता को, बाकी इसके बाद तो हमको देना ही है, 1500 रुपया देना है। मुकेश सहनी का अपना एक वोट बैंक है, मुकेश सहनी की अपनी एक ताकत है, ये ठीक है, वो आप जानते हैं, आपके कार्यकर्ता जानते हैं, लोग जानते हैं। क्या कभी ऐसा आपको नहीं लगता है कि आप चूंकि आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी ने हमें इस्तेमाल किया या एनडीए ने इस्तेमाल किया, सरकार बनने के बाद हमें किनारे कर दिया, 2019 में ये घटना हुई थी जो महागठबंधन आप छोड़े थे, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आपको साइड कर दिया जाता है, और वो दोनों गठबंधन ने किया अलग अलग समय पर? देखिए, इस संसार में हमेशा गरीब, पिछड़ा, दलित के साथ लोग इस्तेमाल करते आए हैं सदियों से। कभी कोई नहीं चाहता कि गरीब मछुआरा का बेटा सर उठा के जिए। हजारों सालों से अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो आज भी सोचते हैं कि वो दबा के रखें। लेकिन समाज में बदलाव हो रहा है, हम अपनी कोशिश करेंगे, वो अपनी कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। हमारे पास हमारे पूर्वज भी यही करते आया है। इस देश का आज़ादी दिलाने के लिए 250 साल लगा है और कई पीढ़ी को लगा, लेकिन देश को हमने आज़ाद कराया हमारे पूर्वज ने। उसी तरीके से जो राजनीति में आए हैं, तो इसमें जो जिनको जो सोचना वो सोचे। नहीं, तो इसकी क्या गारंटी है कि महागठबंधन आपके साथ फिर वैसा ना करे? देखिए, क्या होता है कि जरूरी होता है, हमें अगर किसी आपकी जरूरी है तो हम आपके साथ रहेंगे, जरूरी नहीं है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो राजनीति में है बहुमत, ठीक है। तो ये आज स्पष्ट हो गया कि बिहार में किसी एक दल के पास बहुमत कभी भी नहीं आ सकता है। अभी तो नहीं आएगा, आगे वर्तमान में गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति है।
तो निश्चित तौर पे आज हम कमजोर है, इसलिए ना तेजस्वी जी का सहारा ले रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का सहारा ले रहे हैं या लेफ्ट की सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए हम ले रहे हैं। अगर हम सक्षम होते 243 सीट पर लड़कर और 150 सीट जीतने का, तो हम किसी का सहारा नहीं लेते। तो उसी तरीके से गठबंधन में सब एक दूसरे का सहारा है। नहीं, मेरा सवाल यह है, आपका गठबंधन में रहना गलत नहीं है, क्योंकि ये दौर ही गठबंधन का चल रहा है। अकेले कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि फिर से आपका वही आपके साथ ना हो जो पहले हो चुका, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं? इंसान देखिए, एक बार गलती करते बार बार नहीं करते। और मेरा मानना है कि जैसे हमने पूर्व में जो गलती किया है वो हम भी दोहराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस राज्य में दो ही धारा है, एनडीए या महागठबंधन। बिल्कुल। आप सामने से किसी एक व्यक्ति को बार बार चीटिंग नहीं कर सकते हैं, और जब बार बार चीटिंग कीजिएगा तो आपका दरवाजा बंद हो जाएगा। तो आज तक हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं किया, लोगों ने हमारे साथ किया है, और वो अगर ज्यादा करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आपने बेवजह छोड़ा उनको, जबकि वो तो बहुत अच्छे से चला रहे थे। उनका विधायक हम ले लिए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि तब जब आपने शायद बगावत की थी, उनका बगावत क्या, हम अपने उत्तर प्रदेश में आप जा रहे थे। बताइए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना क्या मेरा बगावत है? मैं अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? अगर गुनाह करता तो चुनाव आयोग हमको इजाजत ही नहीं देता चुनाव लड़ने के लिए। हम सक्षम हैं, हम हमारे अनुकूल हम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य जितने भी पार्टी देश के हैं सब लड़ते हैं ना, दूसरे जगह जाके लड़ रहे हैं। कहाँ किसी को मना कर देंगे? केजरीवाल दिल्ली से बिहार में आके चुनाव लड़े, हम मना कर रहे हैं। ओबीसी जी हैदराबाद से आके चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मना करेंगे क्या? सबकी पार्टी स्वतंत्र है, सब कहीं से भी कहीं जाकर। आपके सहयोगी दल ओवैसी को मना कर रहे हैं। आरजेडी ने कह दिया कि ओवैसी साहब चाहते हैं कि महागठबंधन जीते तो वो किनारे हो जाएं। नहीं, हम उसको कहते हैं सहयोग करने के लिए। हम ये थोड़े कहते कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे और चुनाव लड़ोगे तो हम मार देंगे तुमको। हम ये तो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको मदद कीजिए, सब लोगों को कह रहे हैं कि मदद कीजिए, और चुनाव लड़ेगा तो ठीक है आप लड़िए। प्रशांत किशोर लड़ना चाह रहे तो हम उससे क्यों बहस करेंगे? कल किसी भी पार्टी को कोई आएंगे बिहार में तो स्वागत है, वो चुनाव लड़े। और सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ने वाले लोग हैं, समाजवाद को झंडा लेके चल रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के झंडा लेके चल रहे, उन सभी दल से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग हमको मदद कीजिए। और उसके बाद भी उनकी अपनी मर्जी है, वो हमको मदद करे या ना करे। तो हम तेजस्वी यादव, हमारी पार्टी तो भाजपा के साथ नहीं है ना, हमारे बिहार में मतलब आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में जा रहे थे तो वो बगावत नहीं थी, वो अधिकार था, पार्टी का अधिकार था। हम अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए, हम अपने ताकत को बढ़ाने के लिए जा रहे थे। हमको हमारे रिजर्वेशन की लड़ाई है। आपने 2014 में हमसे वादा किया था, 2015 में वादा किया, 2020 में वादा किया, 3 बार आपने वादा किया। आपने कहा हमारा रिजर्वेशन कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान चले हैं और वो सब जगह चलते भी हैं मीडिया में कि मुकेश सहनी अति महत्वाकांक्षा में हम लोगों को छोड़कर गए थे, हम लोगों ने कभी नहीं ऐसा कहा था, और वो हमारे साथ सरकार में बने हुए थे। हजारों साल के बाद पहली बार ये मौका मिला है। हमारे लोगों को बिहार में क्या नाम से पुकारते? ये मल्ला का टोला है, सहनी का टोला, ये बिंद का टोला, ये केवट का टोला। यहाँ रात को जाओ, 1500 रुपया दे दो और वोट ले लो। ये हमारी पहचान था बिहार में। ये मल्ला मतलब ये मछली मारने वाला पहचान था। हम उस पहचान को तोड़े, संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़कर बिहार आए, और हमने बिहार को बताया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है, विधायक बनाना भी होता है, सरकार में आकर डिसीजन लेने का भी होता है। और हमने वो काम किया। तो क्या हम गुनाह किए? और रहा कि हम हजारों साल से दबे कुचले हैं। अगर हम आके अगर कोई काम 100 दिन में हो, अगर हम 10 दिन में वो काम करने का इच्छा अगर रखते हैं तो आपको आपत्ति किस बात का है? हम अगर तेज दौड़ते हैं, तेज भागते हैं, तेज काम करना चाहते हैं, उसको वो अति महत्वाकांक्षा बता रहे हैं। वो तो बताने दीजिए, उनके एंगल से बताने दीजिए। लेकिन अगर मैं कामयाबी अगर जल्दी लाना चाहता हूं जिंदगी में तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं चाहूंगा अच्छा से अच्छा काम करो, आज 4 विधायक बना, कल 40 बनाओ, तो ये सोच रखूं तो क्या ये गुनाह है? चलिए, आपने अच्छी बात कही कि जल्दी कामयाबी हासिल करने की इच्छा कोई गुनाह नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ, उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। अब उनको कहा जाता है कि वो अपने परिवार के अलावा किसी को उनकी पार्टी नहीं सोचती, लालू परिवार के अलावा। क्या वहाँ पर आपका लंबे समय तक सरवाइव करना मुमकिन होगा? क्योंकि सीट के बंटवारे की जब बात आती है, आपने एक प्रस्ताव रखा और 60 या 62 सीटों पर आपने दावा किया, डिप्टी सीएम पद पर आपका दावा है। क्या आपको लगता है कि आपकी वो मांगें या आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी जहां पर आरोप है कि परिवार के आगे किसी को नहीं सोचते? देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार में 2-4 लोग हैं, वो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और सरकार में आ रहे हैं। आज 80 को विधायक सब उनके परिवार के लोग नहीं है, पार्टी के लोग हैं।
ठीक है। और ये आरोप लगा रहे हैं, कौन आरोप लगा रहे हैं उनसे थोड़ा अपने गिरबान में बोलिएगा झांकने के लिए कि आपके पार्टी में क्या परिवार के लोग आपके पार्टी में नहीं है? वो विधायक मंत्री नहीं बनते हैं? जब उनके पिताजी का डेथ हो जाता वो विधायक रहते, मंत्री रहते, उसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? और रहा कि क्षेत्रीय पार्टी के साथ यही है कि हम दूसरे पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, एक नंबर का जगह दे देते तो वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे आप ले लीजिए उदाहरण मांझी जी को, नीतीश कुमार जी ने उनके ऊपर भरोसा किया, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिए। फिर नीतीश जी का क्या अंजाम हुआ? महाराष्ट्र में शिंदे जी ने क्या किया? शिवसेना को तोड़ कर दिए। वहां पे आप देखिए किस तरीके से शरद पवार जी के साथ हुआ है, किस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने जाते समय चंपई सोरेन जी को, एक आदिवासी के बेटा को, सोचा कि मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके बाद भाजपा ने किस तरीके से उनको घुमा फिरा के लोभ लालच देकर उनको वहां से तोड़ लिया गया। तो क्षेत्रीय पार्टी के पास यही एक समस्या है कि अपने लोगों पे, जो घर के परिवार के, उस पर भरोसा करना चाहिए। आज देखिए मेरा 4 गो विधायक खरीद लिया, अगर मांझी जी के पास अगर परिवार का नहीं होता तो उनका भी सब खरीद लेते। हमारे बाहर के थे सब खरीद लिया, आसानी से बिक गए, और हमारे कार्यकर्ता और हम ऐसे यूं ही देखते रह गए और पार्टी का विधायक बिक गया। तो हमारा ये मानना है कि क्षेत्रीय पार्टी के पास उनके एकदम भरोसे का, अब मुझे लगता है एकदम भरोसा जो होता है वो परिवार से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी है कि उनको परिवार को लेकर चलना पड़ेगा, उनको परिवार को लेकर चलना रहता, और कुछ भरोसेमंद जो जगह पद दिया जाएगा। आज मैं किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा, कल हो सकता है दूसरे लोग उसको लोभ लालच दे के हमसे बगावत करा देगा। तो इस जगह तो हमको सोच समझ के न देना है जिस पे हम 100% भरोसा करें, क्योंकि मेरी ये पार्टी नहीं है, लाखों लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमको लीडर माना है। तो मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि ये पार्टी किसी भी हालत में बिखरे नहीं, और ऐसे हाथ में दे वो इसको संभाल के सही से रखे। तो वो हम लोग सोचते हैं हमेशा, लेकिन वो 60 सीटें या 62 सीटें, डिप्टी सीएम का पद। देखिए कातिन जी, आप पिछले कई सालों से हमारा आपका संबंध है और आप हमको जानते हैं। अब बिहार में हमारा एक वोट है, और सिर्फ बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। राज्य में 5 साल में 3 चुनाव हुआ, उपचुनाव, जिसमें कई दल जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। उसमें से चिराग पासवान जी ले लीजिए, मांझी जी ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ले लीजिए, वीआईपी पाटिल ले लीजिए, प्रशांत किशोर ले लीजिए। 5 साल में जितना हमने वोट लाया अकेले दम पर, बिहार में कोई भी पार्टी इतना वोट नहीं लाया। हमने सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट लाया, चिराग पासवान जी का पार्टी वहाँ पे बगल में चुनाव लड़ा, कुशेश्वर में 5,000 वोट आया। हमने बोछा में चुनाव लड़ा, हमको अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया, वो भाजपा से टकरा कर वहीं पे कांग्रेस को 1,300 वोट आया। तो कुरहनी में हमको 10,000 वोट आया, भूमियार को हमने टिकट दिया, उसके बाद भी 10,000 वोट हमको आया। तो हमने अपनी ताकत बिहार में दिखाया। हम जहां लड़ते वहां भाजपा को हारना ही पड़ता है, ये एकदम फैक्ट है। तो ऐसे जगह पे हमारे पास जब ताकत है तो आपको हमको देना है। आप हमारे हिस्सा 40% में सरकार बनना है, और हम आपके 10% की गारंटी है, तो 25% तो जगह चाहिए। जब तो मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा किया है, और इस पे रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। 60 सीट का हमारा इच्छा है कि चुनाव लड़े। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा, और डिप्टी सीएम में तो कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई किसी का दावेदारी ही नहीं है। 1 नंबर की कुर्सी सीएम का कुर्सी जो है तेजस्वी जी हैं, तो दूसरे नंबर का कुर्सी के लिए कोई दावेदारी भी नहीं है। अति पिछड़ा का बेटा कुर्सी, अभी तो 1 नंबर कुर्सी का ही महागठबंधन में कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। हमसे कंफर्म कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव। ये ऐसे आप पूछे तो ऑफ द रिकॉर्ड तो सबको पता है कि तेजस्वी यादव के सबसे बड़ा, लेकिन आपके सहयोगी दल बोल नहीं रहे। कोई सहयोगी नहीं है, सब सहयोगी बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कब बोला अब तक, आप बताइए? पिछले 2020 में बोले ही थे ना। नहीं, वहां तो बोले थे ना, लेकिन इस बार भी बोलेंगे। लेकिन ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि तय नहीं हुआ? इस बार भी बोलेंगे, इस बार भी बोलेंगे। थक हार कर बोलेंगे या फिर थक हार क्यों बोलना है? कुछ चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उनके अपने काम करने का अपना तौर तरीका है। हम क्षेत्रीय पार्टी है, सब डिसीजन हमको लेना है। तो हमने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया कि तेजस्वी है, उसी तरह से लेफ्ट हो या अन्य जितने पार्टी है। लेकिन कांग्रेस भी मान रहे कि हम सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, और देखिए सबसे बड़ी पार्टी तो फिर डिप्टी सीएम कांग्रेस क्यों नहीं मांगे? मांगना चाहिए, फिर उस पर विचार होगा कौन बनना चाहते हैं। 2 डिप्टी सीएम, सेकंड डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन कौन बनेगा वो पहले डिसाइड होगा। ठीक है, क्या आपको डिप्टी सीएम का एश्योरेंस मिला है कुछ? अगर आप बताना चाहें तो, कि क्या आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से पर्सनल लेवल पे कुछ है? पहले से ही बात चल रहा है।
पॉजिटिव। 2020 में ही देखिएगा तो गठबंधन इसी के नाम से टूटा था। डिप्टी सीएम और क्या 25 सीट, इसके लिए गठबंधन टूटा था 2020 में ही। तो ये तो 25 हो गया। उस समय से हम कई गुना ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली हो गए, विचार से बंध चुके हैं। तो जो पहले हमारा मांग था वो मांग अभी भी है। लेकिन कभी ऐसे कभी ऐसे तेजस्वी यादव से बातचीत हुई हो जिसमें हुआ कि डिप्टी सीएम का पद आपके लिए रहेगा? क्लियर है एकदम, बिल्कुल। ये बड़ी बात है कि आप लेफ्ट सरकार में नहीं आते हैं। तो सरकार में नहीं आते तो डिप्टी सीएम का उनका डिमांड ही नहीं है। 3 पार्टियां ही होंगी। 3 पार्टी है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ये बताए कि किसके नाम पे डिप्टी सीएम, राज्य में कौन है ऐसा व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी का जिसके अपील पे वो जब चाहेंगे 12 घंटे का नोटिस पे कहीं पे रैली कर सकते हैं। भाई डिप्टी सीएम तो ऐसे ही नहीं बनेगा ना। आप सीट में जितना लेना है लीजिए, आप मंत्रालय जो होगा वो लीजिए, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार को चलाने की बात है। यानी इस बात को हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि तेजस्वी जी से आपकी बात हो गई है कि डिप्टी सीएम आपका है, कंफर्म है। अब ये बताइए 60 सीटें, मैं एक समीकरण, एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 243 सीटें हैं। 243 सीटों में कांग्रेस ने कह दिया है कि पिछली बार 70 पर लड़े थे, उससे घटकर 69 पर तो हम नहीं आएंगे। 70 आप ले लें, मतलब कांग्रेस 60-62 सीटें आप मांग रहे हैं, तो 130 सीटें चली गई। माले और बाकी सीपीआई, सीपीएम, इन लोगों का मानना है कि लगभग 45 से 50 सीटें इस बार मांग रहे हैं, क्योंकि 30 पर लड़े थे, 19 उन लोगों को आया था। इस बार वो ज़्यादा मांग रहे हैं। हमारे गठबंधन के सभी लीडर कौन क्या कहते वो भूल जाइए, मैं गठबंधन का लीडर हूँ। हम लीडर मतलब हमको ये पता है 243 सीट है, और सभी पार्टी के लीडर को पता है कि उनके पास ताकत क्या है। हमको तो पता है कि हम अकेले लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे। हमको गठबंधन की जरूरी है। गठबंधन में हमारी ताकत गठबंधन के अन्य साथी को भी पता है, और उचित फैसला उनको लेना है, ठीक है। और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, और गठबंधन बचाने के लिए थोड़ा सा 19-20 करना पड़े तो वो भी हम करने के लिए रेडी हैं। उसी तरीके से हमारे गठबंधन। कांग्रेस के बारे में क्या लगता है? सब पार्टी अकेले लड़े तो कांग्रेस को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या करेगी? वो भी 0 हो जाएंगे। कांग्रेस अकेले 0 पे ही जाएंगी? हाँ, हम भी 0 पे रहेंगे। तो फिर कांग्रेस इतना क्यों कह रही है कि हम 70 से, जो पार्टी 70 सीट जीत के 70 पर लड़ा रखे तो बुरा क्या है? रहा कि 243 है ये भी पता है, ये खींच के 500 तो कर नहीं सकते। लेकिन वो इच्छा महागठबंधन को मुश्किल में डाल रहा है। चुनाव आयोग अगर प्लॉटिंग कर दे कि बिहार में 243 जगह के 500 सीट हो गया, तो 70 क्या 75 उनका मनोकामना पूरा हो सकता है। लेकिन ये भी तो है ना कि महागठबंधन में वो एक समस्या तो खड़ी होगी ना। तेजस्वी यादव को अगर आप लोग चाहते हैं कि सीएम बनाना है, आपको अगर डिप्टी सीएम बनना है, तो ये भी तय है ना कि सरकार में आना होगा। सरकार में आने के लिए एक बेहतर तालमेल की जरूरत है। कांग्रेस सारी सीटें जब सहयोगी मांग लेंगे तो आरजेडी कहां इंटरनल क्लियर है कितना सीट देना है, ठीक है। और 2-4 सीट अगर हमारे कोटा से अगर कांग्रेस पार्टी को देके अगर रखना पड़ेगा तो हम अपने कोटा से 2-4 सीट देके कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमारे बड़े गठबंधन है। नेशनल लेवल पर उन्हीं के नेतृत्व पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। कोई लड़ाई नहीं होगा कात्यायन जी। कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर आप लड़ेंगे चुनाव? कांग्रेस के ज़्यादा सीट बोलना उचित नहीं होगा। हमने 62 कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिसीजन होगा क्या है, मतलब 60 पर आप रिजिड नहीं है? रिजिड नहीं है, कुछ 2-4-5 सीट कम ज़्यादा होगा चलेगा। हम गठबंधन बनाने के लिए, गठबंधन रखने के लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़ेगा तो हम देंगे। चलिए एक बात और, 2020 में आपने बताया कि 25 सीटों की बात हुई थी जिसकी वजह से गठबंधन टूटा भी था और डिप्टी सीएम पद का, उस 25 पे ही अभी होगा या उससे ज़्यादा वीआईपी होगी इस बार? नहीं, हम तो 60 सीट मांग रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ कितना करेंगे आप? जो भी 2-4-5 सीट कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन वो 25 वाली बात नहीं होगी। तो वो तो सवाल ही नहीं, वो तो असंभव है। असंभव वो तो कभी 2-5 मुकेश सहनी यात्रा बहुत करते हैं, और इसको मैं मानता हूँ कि राजनीति में अच्छी चीज़ है। यात्रा करते हैं आप, जनता के बीच जाते हैं, उसका फ़ायदा कितना आपको मिलता है? क्या या फिर वो सिर्फ आपको सुनने लोग आ जाते हैं, बात करने आ जाते हैं? वोट बैंक में कितना तब्दील होगा, क्या आपका अनुमान है? 3 हम उपचुनाव लड़े, एक वोट भाजपा को नहीं मिलता या किसी अन्य के पार्टी को नहीं मिलता जब हम जहाँ लड़ते हैं। तो चुनने लगी पार्टी है हमारे पास, मल्लाह वोट आपको सारे मिल जाते हैं 100%। एक भी वोट इधर से उधर नहीं तो हो पाता। बीजेपी तो कह रही है कि हमने मुकेश सहनी का 10-10 विकल्प खड़ा कर दिया है अपनी पार्टी में। एक अभी आपको कात्यायन जी मैं बताऊं कि पिछले महीने उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में घोषणा किया कि 6 जगह हम मछुआरा रैली करेंगे, और लास्ट में समापन जो है बापू सभागार में करेंगे जहां 5000 का कैपेसिटी है। और पूरे बिहार में एक जगह मुजफ्फरपुर उन्होंने सम्मेलन किया, मात्र 400 लोग आया, और उस डर से वो बिहार में वो सम्मेलन करना बंद कर दिया
क्योंकि अपनी वो इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं करा सकते भाजपा कि जहाँ एक सम्मेलन करे और वहाँ 400 ही लोग को कैसे कैसे उठा उठा के लाए हैं। ये भाजपा का ताकत नहीं, भाजपा का ताकत हम मानते हैं बड़ा है। भीड़ जुटाने में जितना उनके पास ताकत है उतना देश में किसी पार्टी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डर से, शर्म से वो पूरे बिहार में सम्मेलन करना बंद कर दिए। 10 तारीख को बापू सभागार में जो वेद व्यास जयंती जो उन्होंने रखा था वो भी कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल कर दिया। और अब हमको पता चला कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जहां 2000 का क्षमता, वहां पे एक सम्मेलन करने के लिए जा रहा है। उसमें भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो मंत्री अध्यक्ष जो होते हैं, सरकारी आदेश के अनुकूल इंटरनल उन लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है कि कैसे भी आप लोग आइए इस मीटिंग में। तो ये आज भाजपा का बिहार में यानी आपको लग रहा है निषाद समाज, मल्लाह समाज जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा, वो आपके साथ है और इंटैक्ट है। निषाद समाज जो है ना, निषाद के बच्चे के लिए, उसके बच्चे के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ेगा उनके साथ रहेगा। अगर भाजपा कल अगर निषाद समुदाय को आरक्षण लागू कर देगा तो मेरा मानना है कि उनके साथ खड़ा हो जाएंगे। अच्छा, आप बार बार एक बात कहते हैं कि अगर वैसी नौबताई आरक्षण दे दिए तो मोदी जी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तो जान दे सकता हूँ तो फिर साथ भी दे सकता हूँ, उसमें कौन सा बड़ी बात है? जब हम जान दे सकते हैं तो साथ देने में क्या दिक्कत है? लेकिन पहले वो आरक्षण तो लागू करे। 3 बार हमसे झूठ बोल चुके हैं, निषाद समाज से झूठ बोल चुके हैं। ये भी तो हो सकता है कि इतनी सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं विपक्ष की छीन कर, शायद ये भी कर दें, अच्छी बात है। तो फिर आप उनके साथ जाएंगे एकदम? फिर हमको जाने की क्या जरूरी है? पूरे राज्य के मछुआरा उनके साथ चले जाएंगे। उनको सरकार बनाने से मतलब? मछुआरा समाज नहीं, सरकार बनाने से नहीं। आपकी मांग है कि इस समाज का भला हो। तो बोल रहा हूँ कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा। नहीं, मैं अपने समाज के लिए, नहीं, जैसे देश के वीर जवान, मैं जो कह रहा हूं, देश के सेना जो है देश के बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए तैयार है, वो सर्वस्व बलिदान, उसी तरीके से हम भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अपने समाज के लिए, आप समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि पैसा तो आप मुंबई में भी कमा चुके थे, मैं पैसे के लिए नहीं आया राजनीति में। अगर आप समाज की भलाई के लिए आए हैं और बीजेपी ने कल होकर कह दिया कि इस समाज के उत्थान के लिए हम आरक्षण देते हैं, तो मुकेश सहनी फिर समाज के भले के लिए फिर मोदी जी के साथ खड़े होंगे? हम तो जान देने के लिए तैयार है। कहते हैं जी वो आरक्षण तो लागू करें। तो फिर तेजस्वी जी कहेंगे ना कि आप मेरे साथ रहिए, तो आप क्या चुनेंगे कि जो समाज का भला किया उसके साथ रहेंगे कि तेजस्वी जी के साथ? पहले वो आरक्षण लागू करें। देखिए, आरक्षण लागू करेगा, वो हमसे जान मांगेगा तो जान देंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेजस्वी जी क्या करेंगे? अभी मैं कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि पहले आरक्षण लागू करें। अगर लागू कर दें उसके बाद आपका मोदी जी के प्रति क्या रवैया होगा? वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। मतलब फिर उस समाज का भला करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं फिर एनडीए ठीक है आपके लिए, बीजेपी नहीं करेंगे तब नहीं। तो मुकेश सहनी और राज्य में जितने भी मछुआरा है सभी ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वही करेंगे इस बार चुनाव में। तो ये मोदी जी का वो हमसे आरक्षण करके तो हमारी सारे वोट ले ले, हमारा जान ले ले, सब चीज जायज है। और नहीं करेंगे तो यही मछुआरा जो निषाद समाज है ना, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है पिछले लोकसभा चुनाव के समय में, और इस बार उनको बिहार से सत्ता से बाहर करेंगे। और 2029 में हम देश में सरकार बना के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और निषाद को आरक्षण लागू करेंगे। चलिए, 2 बस छोटे छोटे सवाल। बिहार चुनाव में एनडीए को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एनडीए में सारे दल जो है बहुत इंटैक्ट अभी तक लग रहे हैं। क्या चिराग पासवान के बयान वगैरह से महागठबंधन को कोई उम्मीद जग रही है कि चिराग पासवान छोड़ेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है। हमको पता है कि 2-4 सीट बढ़ाने के लिए वो सब कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रेशर देने के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे चिराग जी में वो ताकत नहीं है कि एनडीए को छोड़कर और बड़ा कुछ कर दे। 2020 में भी नहीं था। नीतीश जी को कमजोर करने के लिए उन्हें एक भाजपा के कहने से षड्यंत्र रचा गया था, जो नीतीश जी, मुकेश सहनी, मांझी जी को सीट को भले हरवा दिए हैं और बीजेपी के सामने चुनाव नहीं लड़े थे। तो अभी भी वो कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार का कुर्सी वो छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह जी जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन चिराग जी को मानना है। हाँ, ये है कि नीतीश जी को असहज करने के लिए वो ऐसे कुछ उनके बयान हैं जो नीतीश जी को असहज हो रहे हैं, और उनको शायद सीट कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, या कुछ सीट खींचने के लिए ऐसी। मतलब आपकी तैयारी ये सोच के चल रही है कि वो सारे दल एक साथ रहेंगे? हाँ, वो सारे दल एक साथ रहेंगे, ये हम सोच कर चल रहे हैं। और नीतीश जी तबीयत अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी अभी कोई फैक्टर नहीं रह गया। और बिहार में कोई ये जो नारा है फिर इसका क्या, 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये जो नारा लग रहा है एनडीए का, ये भी तो नारा है। 5 से 20, 25 अब नहीं चाहिए नीतीश। अच्छा, ये भी तो नारा है। और रहा कि निश्चित तौर पे स्वस्थ होते तो शायद ये नारा को पूरा कर देते, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये पूरा कर पाएंगे। और बिहार में एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी के सामने टकराने के लिए, मुकेश सहनी के सामने टकराने के लिए एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। बिहारी को ही चुनेगा। बिहारी अब गुजराती को चुनने वाला नहीं है। सीट शेयरिंग कब तक आप लोगों का हो जाएगा?
सीट शेयरिंग अभी तक हो गया रहता, लेकिन ये जो चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र में जैसे जो वोट बढ़ाकर सरकार हथिया लिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न बना रहे थे कि सर वोट काट कर और सरकार बना लेंगे, तो अभी उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और थोड़ा उसी में हम लोग बिजी हैं और बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक हम लोग ये फार्मूला जो है ना सेट कर लेंगे। ये एक पिछले 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है कि एनडीए पहले सीट शेयरिंग करता है, पहले कैंडिडेट का ऐलान करता है, महागठबंधन उसके बाद। क्या कभी ऐसा होगा कि महागठबंधन कैंडिडेट का नाम का घोषणा जो है हम बाद में करेंगे। हाँ। सीट शेयरिंग मेरा इंटरनल 75% हो चुका है, 25% है वो समय रहते हो जाएगा। मतलब फिर भी इस महीने तक, इस महीने का अंत तक हमने टारगेट रखा था, लेकिन नहीं, मान के चलिए कि हो जाना चाहिए, बहुत जल्द हो जाएगा। और मुकेश सहनी को वो सारे हिस्सेदारी वो मिलेगी जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे सहयोग पता है कि मेरे पास क्या वोट बैंक है, हम सरकार का गठबंधन के लिए कितना जरूरी है, और मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ न्याय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी डिमांड जो है वो भी पूरी हो और आप जो चुनाव में चाहते हैं वैसा हो। तो मुकेश सहनी हमारे साथ जुड़े और मुकेश सहनी ने बताया है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, ये भी तय है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, ये भी तय है। ये पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एश्योरेंस है, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।